बकर के 35 साल तौकीर की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उसके पास कोई काम, कोई मुलाजमत नहीं थी। घर का बड़ा था, सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी और तौकीर अब हर हालत में शादी करना चाहता था। निकम्मा होने की वजह से हर जगह रिश्ते ठुकराए जाने का दुख अंदर ही अंदर पल रहा था कि ऐसे में उसे एक रिश्तेदार लड़की से मोहब्बत हो गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। तौकीर शाम को घर में दाखिल हुआ तो घर में सन्नाटा था। सब अपने अपने कमरों में थे। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए तौकीर को घंटी नहीं बजानी पड़ी। लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो उसकी आहट से छोटे भाई की बीवी उठ खड़ी हुई जो अपने कमरे में थी। अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि भाई साहब आ गए हैं। मैं उन्हें खाना वाना दे दूं? ठीक है, तुम उनको खाना दे दो। अच्छा, उनका पारा आजकल बहुत चढ़ा हुआ है, अगर वो कुछ कहें तो प्लीज ऐसा मत। ठीक है। भाई साहब आप आ गए? खाना ला दूं आपके लिए? हाँ दे दो। और ये अम्मा कहाँ है? अम्मा की तबीयत खराब है, सो रही हैं वो। क्या पका है? सब्जी बनाई है, अचार भी ला दो साथ में? नहीं बस ठीक है। तौकीर की भावज ने जल्दी जल्दी खाना गर्म किया। क्या बात है भाई, बहुत थके थके लग रहे हैं आप। थकना ही है और क्या, पूरा दिन कभी इधर कभी उधर फिरता रहता हूँ, काम ही नहीं मिलता। परेशान नहीं हो, काम भी मिल जाएगा। फिर माँ खुद चलती हुई बेटे के पास आ गई। बड़ी देर लगा दी बेटा, काम का कुछ हुआ? कुछ नहीं बना अम्मा। बेटा कुछ कर ना, शादी भी तो होनी है। तो काम नहीं करूंगा तो क्या शादी नहीं होगी? बेटा ये हकीकत है कि जब रिश्ता लेने जाओ ना तो पहले वो यही पूछते हैं कि लड़के की नौकरी है या नहीं है, लड़की को खुश रखेगा या नहीं। और ये सही बात है, कौन अपनी बेटी को किसी गरीब के तंदूर में झोंकेगा? तो खुद सोच। और बस रहने दो अम्मा, तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरी शादी हो। लो और सुनो, क्या उल्टी खोपड़ी का लड़का पैदा किया है मैंने। अरे पागल, ये बता कि कौन माँ ये चाहेगी कि उसके बेटे का सेहरा ना बंधे? हैं? तू खुद सोच। भाई अम्मा सही तो कह रही हैं, रोटी और ला दूं मैं आपको? नहीं बस ठीक है, और ये भी ले जाओ। ठीक है अम्मा, एक दिन मैं मर जाऊंगा ना, फिर मेरी लाश पे बयान करती रहना कि हाय मेरा कुंवारा बेटा जवान का जवान ही मर गया। कैसी बातें कर रहा है तू? सोने जा रहा हूँ मैं। तौकीर कमरे में चला गया। बहू बर्तन समेटने लगी तो बहू और सास की नजरें मिली जिनमें अफसोस था। माँ अपने बेटे के रिश्ते के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन जहां भी जाती उसे नाकामी होती और साफ इनकार कर दिया जाता। माँ पर बेटे का दबाव बढ़ता जा रहा था और वो अपनी शादी को अपनी अना का मसला बनाए बैठा था। लेकिन वो कोई ढंग का काम भी नहीं करना चाहता था, उल्टा बुरी सोहबतों में भी बैठने लगा था। शब्बीर ने देखा कि तौकीर की माँ नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी। फिर उसने मुसल्ला लपेटते हुए बहू को आवाज दी। अरे बहू रानी कहाँ हो? अम्मा मैं यहाँ किचन में हूँ। अरे बेटा वो मेरे ना कपड़े इस्त्री कर दो, शमशाद खाला के घर जा रही हूँ मैं तौकीर के रिश्ता लेकर। अब उनकी बड़ी बेटी भी तो घर में बैठी हुई है ना। ठीक है माँ जी। तौकीर की माँ अपने कमरे में चली गई और बहू सास के कपड़े इस्त्री करने लगी। माँ जी दुपट्टा कौन सा इस्त्री करना है? अरे कोई भी अच्छा सा लगा दे, रिश्ते के लिए जा रही हूँ, भरम भी तो जरूरी है। ठीक है माँ जी। माँ जी कपड़े प्रेस हो गए, कमरे में ले आऊं? हाँ हाँ ला ना, देर हो रही है। बहू ने जल्दी से कपड़े इस्त्री करके सास के बिस्तर पर रख दिए। सास ने देखा तो बहू को दुआएं दी। उधर शब्बीर ने देखा कि तौकीर गांव के एक चौक पर दोस्तों के साथ बैठा था और दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। तू सारा सारा दिन आवारागर्दी करता रहता, कोई काम काज नहीं करेगा तो कौन देगा तुझे लड़की? क्या करूं, तू लड़की नहीं देता। तुझे कैसे मिल गई बोल? मैं तो उठा लाया था, तू कर सकता है?
लगता है यही करना पड़ेगा। अबे जेल जाएगा पागल। देखो जरा, यही करना पड़ेगा। कोई काम काज ढूंढ, मिल जाएगी लड़की। और क्या होगा सर, दिमाग फट रहा है मेरा, बस कर दे, अब जाता हूँ मैं। कहाँ कहाँ जा रहा है? अरे आज अम्मा गई थी एक लड़की देखने के लिए, उनसे पूछूं ना क्या हुआ। वही होना है जो हमेशा से होता जा रहा है। बंद करी अपनी काली जुबान, आज भी वही होना है। चलता हूँ मैं। उधर शब्बीर ने देखा कि तौकीर की माँ अपनी एक मिलने वाली के घर में बैठी हुई थी। खाला शमशाद, ये क्या कह रही हो तुम कि तौकीर कोई नौकरी नहीं करता? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, लड़की की भी तो किस्मत होती है। तुम्हारी बेटी शादी होके जब हमारे घर आएगी ना, तो मेरे बेटे के भाग खुल जाएंगे। बस अब हाँ कर दो। बस ये सब तो ठीक है, लेकिन अच्छी भी तुम खुद भी सोचो। अरे भाई, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, क्या चीज की कमी है ये बताओ। अगर एक बेटा नहीं कमाता है तो दूसरा तो काम करता है ना, उसकी तो नौकरी है, मिलजुल के गुजारा कर लेंगे। और वैसे भी तुम्हारी बेटी की उम्र तो निकले जा रही है। नहीं भाई, अच्छी भी बुरा मत मानना, लड़की को गुर्बत में ब्याहने से बेहतर है कि लड़की घर बैठी रहे। और हाँ, तुमने भी तो अपनी लड़कियों की शादी की है ना, कुछ तो देखभाल की होगी। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हें अपना समझकर आई थी कि चलो पुराने ताल्लुकात हैं। खैर कोई बात नहीं, चलती हूँ मैं। अच्छी भी बुरा मत मानना, मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो माफ कर देना। क्या करूँ, बेटी वाली हूँ ना। तौकीर की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार डूबडुबाती आंखों से खाला की आंखों में झांका और बाहर निकल आई। वो अभी घर में दाखिल हुई थी कि बहू ने सास का इस्तकबाल किया। अम्मा आप आ गई? हाँ बेटा। पानी लेकर आऊं आपके लिए? ले आओ पानी। तौकीर कहाँ है? अम्मा भाई अभी आए, कमरे में हैं। बहू सास के चेहरे से सब कुछ समझ गई थी, उसने कुछ नहीं पूछा, अपने शौहर के पास चली गई। अम्मा आ गई? हाँ अभी आई हैं। क्या हुआ? मैंने पूछा नहीं, चेहरे पर उदासी थी, जाहिर ही है इनकार हुआ होगा। मैं जाता हूँ। अम्मा, मुझे पता था, लेकिन ये दुनिया खत्म नहीं हो गई, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अल्लाह करे बेटा। मैं तो माँ जुमला पूरा न कर सकी और अपने दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी। आपने तौकीर भाई को बताया? अभी नहीं बताया, वो अपने कमरे में है, पूछेगा तो बता दूंगी। तौकीर भाई, तौकीर भाई, अम्मी आ गई। तौकीर कमरे से ही सवाल पूछता हुआ निकला। अच्छा, अम्मा आप आ गई? शमशाद हाला के यहाँ गई? तू है कहाँ? आकर बैठ तो मैं तुझे बताऊं। अरे बड़े नखरे हो गए उन लोगों के, मैंने भी खूब सुनाया, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। खैर अल्लाह पे भरोसा रख, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तौकीर बिल्कुल खामोश रहा, जैसे उसने माँ की बात सुनी ही ना। अम्मा रात को देर से आऊंगा। अच्छा भाई, मैंने आपको जिन साहब का बताया था, आप उनके पास गए? गया। 30,000 तनख्वाह और 14 घंटे ड्यूटी बोल रहे थे। तो भाई कर लेते ना, ठीक तो है। 30,000 में गुजारा हो सकता है, महंगाई देख रहे। जब हाथ कुछ ना होना, 30,000 भी बहुत होते हैं। ओ भाई, ये फलसफे मत झाड़ा कर, मुझे मत बताना कि क्या करना है क्या नहीं। अम्मी आप देख रही है ना। अम्मा को क्या बोल रहा है? खुदा के लिए चुप हो जाओ, मेरा सर फट रहा है। जल्दी आना घर, बहुत देर से आने लगा है तू। उससे कितनी बार कहा है मैंने कि इसके मुंह ना लगा कर, बड़ा भाई है तुम्हारा। अम्मा मैं कहाँ मुंह लग रहा हूँ, हद हो गई अब तो। अच्छा जा अपनी बीवी को बुला, काम है मुझे। छोटा बेटा बोझल कदमों से अपने कमरे में चला गया। यहां लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
अपने बेटे के रिश्ते के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही थी कि एक दिन तौकीर ने घर में ऐलान कर दिया कि उसको लड़की मिल गई है, उसकी शादी कर दी जाए वरना कुछ भी हो सकता है। शब्बीर ने देखा कि कार से तौकीर का पूरा घराना, छोटा भाई, उसकी बीवी और माँ बाहर निकले। तौकीर के छोटे भाई ने कार वाले को पैसे दिए और सब घर में आ गए। ऐलान किया कि वो महविश से शादी करेगा। अम्मा आज तो बहुत जबरदस्त हो गया। क्या जबरदस्त हो गया? क्या हो गया भाई? मैं बताता हूँ। तुझे कैसे पता? मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन क्या? अरे मुझे भी तो कुछ बताओ ना। अरे वो अपनी महविश है ना, हाँ, क्या हुआ उसको? उसने भाई को मुस्कुरा के देख लिया। भाई पता नहीं क्या समझ रहे हैं। समझ नहीं रहा, बल्कि ऐसा ही है। अम्मा 100% मुझ में दिलचस्पी ले रही थी वो। तू ये सब कुछ करने गया था शादी में? अरे बहुत पढ़ी लिखी लड़की है वो। अम्मा बस मुझे नहीं पता, तुम कल जाओगी और सीधी सीधी बात करके आओ। अरे वाह भाई, आप तो कोई बहुत ही छुपे रुस्तम निकले। और वैसे भी इससे अच्छी क्या बात होगी कि आपने महविश को पसंद कर लिया। अम्मा हमारे खानदान की सबसे खूबसूरत और बहुत ही कोई पढ़ी लिखी लड़की है वो। वैसे भाई आपको कैसा अंदाजा हुआ? भाई तुम लोग सब जाओ, जाकर अपने कपड़े तब्दील करो। ये पागल हो गया है, दिमाग खराब है इसका। वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, अगर उसे पता चल गया ना तो पूरे खानदान में कयामत आ जाएगी। बस अम्मा, मैं कह रहा हूँ तुम कल रिश्ता लेके जाओगी वहाँ। मुझे माफ कर दे, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। तू जलते तवे पर भी बैठ जाएगा ना, फिर भी नहीं जाऊंगी। अरे जो बाकी रही सही मेरी इज्जत है, उसका तो ख्याल कर लो। अम्मा मैं आखिरी दफा बोल रहा हूँ। फिर क्या कर लेगा तू? तो बस ठीक है ना, फिर देख लेना खुद ही कि मैं क्या करता हूँ। चलो चलो कपड़े बदलो चल के। अब तौकीर के घर में रात दिन इसी एक मौजू पर बात होती और माँ बेटे में शदीद झड़पें होने लगी। कोई बीच में बोलता तो तौकीर उसको खाने को दौड़ता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आधी रात को तौकीर का छोटा भाई और उसकी बीवी अपने कमरे में थे कि तौकीर की भावज ने अपने शौहर को सोते से जगा दिया। उठिए। क्या हुआ? उठिए, उठिए। वो मुझे लग रहा है कि अम्मा रो रही है। आवाज आ रही है ना? मुझे भी लग रहा है। एक मिनट, मैं देखता हूँ क्या हुआ। नहीं, आप रुके, मैं जाकर देखती हूँ। देखो। तौकीर की भावज ने दबे कदमों सास के कमरे में झांका तो सास बेड पर बैठी हुई छत को तक रही थी। बहू के आने की उसे खबर न हुई। वो मुसलसल सिसकियां भर रही थी। बहू ने पीछे से जाकर अपनी सास के गले में बाहें डाली। अम्मा क्या हुआ? तबीयत सही है आपकी? डॉक्टर के पास चले? अम्मा बताए ना क्या हुआ? रुके, मैं अभी नहीं उठाती। नहीं, किसी को मत बुलाओ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बस अपनी तकदीर पर रोना आ रहा था मुझे। अच्छा रुके, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। बात सुन बेटा, ये लाइट बंद कर दे। तुझसे बातें कर ली ना, दिल का बोझ हल्का हो गया, अब नींद आ जाएगी। अच्छा आप लेट जाएं, मैं चादर उड़ा देती हूँ आपको। हाँ बेटा, आज कपड़े की चादर उड़ाएगी तो कल मिट्टी की चादर ओढ़ूंगी। उड़ा दे। अम्मा आप भी ना, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। लेट जाएं आप, मैं लाइटें बंद कर देती हूँ सारी। हाँ बेटा, उड़ा दे चादर। बड़े बेटे तौकीर ने महविश नामी लड़की से शादी करने के लिए माँ पर इतना दबाव डाला था कि एक दिन उसे रिश्ता लेकर जाना ही पड़ा। लेकिन लड़की वालों ने खरी खरी सुना दी और तौकीर की माँ को लौटा दिया। माँ ने बेटे को सब कुछ बता दिया, लेकिन तौकीर अब भी माँ से उलझ रहा था। शब्बीर ने देखा कि माँ बेटे के सामने हाथ जोड़े बैठी थी और वो गुस्से में पागल हो रहा था। शोर शराबे की आवाज सुनकर छोटा भाई और उसकी बीवी भी कमरे से बाहर निकल आए। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, जान छोड़ दे मेरी। और कितनी बेइज्जती करवाएगा? क्या हुआ?
क्या हुआ भाई? अम्मा अरे क्या बताऊं बेटा, दुआ मांगो अल्लाह से कि मैं मर जाऊं। पता ही सही होता, रही सही इज्जत भी खाक में मिल गई। इसके कहने पे मैं रिश्ता मांगने के लिए चली गई, उन लोगों ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। मैं क्या करूं, क्या करूं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई। माँ को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो किसी के आगे जाके हाथ फैला रही है। ओ बकवास बंद कर, वरना सर फोड़ दूंगा तेरा, फोड़ देना सर। बड़ा भाई गिरेबान पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो छोटे भाई ने बड़े भाई को मुकैयना थप्पड़ मार दिया, जिस पर वो बिलबिला उठा और बाहर की जानिब भागा। इस सूरत हाल को देखते हुए तौकीर की भावज अपने शौहर को जबरदस्ती खींचती हुई कमरे में ले गई और कमरा बंद कर दिया। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि तौकीर वापस आया तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे तौकीर छोड़ इसको, छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये छोड़ो मेरा हाथ, मैं बताता हूँ आज इसे। अरे बेटा बस, छोड़ो हाथ मेरे। कहाँ गया वो सुरमा? तू अपने भाई को, अपने खून को मारेगा? सही बात। अम्मा तुम हो मेरी तबाही की जिम्मेदार, तुमने मुझे तबाह कर दिया है। बदबख्त बेटे ने उस रोज कुल्हाड़ी का वार करके अपनी माँ को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार किया। शब्बीर ने देखा कि जब माँ को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो वो बहू और छोटे बेटे से कह रही थी कि मेरे बेटे तौकीर को कुछ मत कह। ये वाकया हमारा थाना हैदराबाद हल है, सर्कल मनखेड़ा का, जिला पंचायत। वहाँ पे ये दिलखराश वाकया पेश है 3/11/2024 को, 3 नवंबर को, जिसमें एक बदबख्त बेटे ने, जो कि ज़ाहिरन बाइपोलर डिसऑर्डर का शायद शिकार लग रहा है, क्योंकि इस वाकये में कोई ऐसी कोई इश्तियाल या कोई ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था जिससे सडन प्रोवोकेशन सामने आती। ये एक रूटीन का, शायद हर घर में इस तरह के इशूज होते हैं, लेकिन माँ और बेटे के रिश्ते में इतनी जो है वो अब समझ लें कि इतना जुल्म, इससे बड़ा कोई जुल्म हो नहीं सकता। तो ये उस मामूली सी तल्ख कलामी के ऊपर, क्योंकि ये बकौल इसके कि मुझे कई सालों से ये कहा जा रहा था, ये चाहता था कि अपनी किसी अजीजा जो वालदा की तरफ से हैं उनके साथ रिश्ता हो, और माँ जारी बात है ये बहस करती होगी कि पहले तुम कुछ करने के काबिल हो तो हम रिश्ता मांगे। उसी बात पे ये इख्तियाल में आया और इस बदबख्त ने कुल्हाड़ी का वार जो अपनी वालदा के सर में किया, जो उसके स्कल को डैमेज करता हुआ, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई। और इसको फौरी तौर के ऊपर इस वाक़े के बाद ये वहाँ से मफरूर हो गया, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस की बर्बाद कार्रवाई की मदद से इसको ना सिर्फ 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि जो आला कत्ल कुल्हाड़ी है वो भी बरामद किया गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर को देखेगा। असफर अली खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। 12 एकड़ जमीन का मालिक था। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि एक दिन उसके बड़े शादीशुदा बेटे का इंतकाल हो गया, जिसके बाद वो यतीम पोते वासिफ समेत पूरे घर पर मजीद तवज्जो देने लगा। वासिफ तो दादा की आंख का तारा था। फिर अचानक वासिफ कम उम्री में ही बड़ा हो गया और सब कुछ तबाह होकर रह गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर को देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक तरफ फसल तैयार थी और खेत के दूसरे हिस्से में दूर से एक ट्रैक्टर आता दिखाई दे रहा था। ट्रैक्टर नजदीक आया तो असगर अली और उसका 10 साला पोता उस पर सवार थे और जमीन हमवार कर रहे थे। दादा ये अब्बू का ट्रैक्टर है? हाँ बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा अब्बू का ही है, तो जल्दी चला गया यार। वासिफ ने ट्रैक्टर चलाना शुरू किया तो उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा, जैसे उसने कोई दुनिया फतह कर ली। अरे वाह मेरा बेटा, मेरा बेटा, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह, अरे वाह, अरे। दोनों दादा पोते ट्रैक्टर को एक जगह खड़ा करके पगडंडी पर आ गए। दोनों तरफ फसलें लहलहा रही थी। मुझे भूख लग रही है, तुझे लग रही है भूख? हाँ दादा मुझे भी लग रही है। चलो मैं पालक नहीं खाऊंगा। फिर क्या खाओगे तुम? दादी हमेशा वही बना देती है। अच्छा चलो उतरो 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 बेटा, उतरो, शाबाश शाबाश। अरे वाह भाई, वाह वाह वाह। अरे भाई बूढ़ा हो गया, दादा चलाना बड़ा मसला रहता है दादे के लिए। आजा
आजा चले, आजा आजा चला, शाबाश, क्या बात है भाई, ट्रैक्टर चलाया आज तो मेरे बेटे ने ट्रैक्टर चलाया है। बेटा ये देख क्या है सब? पता नहीं दादा। सोना है सोना। दादा ये तो फसल है। जब फसल पकेगी बिकेगी तो पैसा आएगा। पैसे? हाँ, तुम्हारी दादी कह रही थी तुम्हारी अम्मा के लिए जेवर लेंगे। अम्मी के लिए? हाँ। लेकिन अम्मी तो कह रही थी दादा हमें कुछ भी नहीं देंगे। कैसे भाई? और मामू भी कि नवासा नवासियों को देंगे और हमें कुछ भी नहीं देंगे। अरे उनसे कहना झूठ बोल रहे हो, हमारे दादा बहुत अच्छे हैं। अच्छा हो ना? नहीं तो दादा आपने मुझे साइकिल भी नहीं दिलाई। अरे भाई साइकिल दिलाऊंगा, जब शहर जाऊंगा अपने बेटे की साइकिल लेकर आऊंगा मैं। दादा मैं घर जा रहा हूँ, अम्मी से बर्गर बनवा के खाऊंगा। बर्गर? भैया बर्गर क्या होता है? ये लो दादा, आपको यही नहीं पता? बदमाश कहेगा। दादा पोते को डांटता डपटता रह गया और वासिफ जल्दी से अंदर घर में घुस गए। पूरे गांव में दादा और पोते का प्यार मिसाली था। लाड प्यार की वजह से वासिफ जिद्दी होता जा रहा था और जब उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी तो वो घर में तोड़-फोड़ करना शुरू कर देता था। एक दिन वासिफ की माँ सौदा सलफ का थैला लेकर घर में दाखिल हुई तो कमरे की हालत देखकर हैरान रह गए। फर्श पर कॉपियां किताबें जैसे किसी ने फेंक दी हो बिखरी हुई पड़ी थी, कागज इधर उधर उड़ रहे थे। वासिफ की माँ ने फटी फटी आंखों से कमरे का जायजा लिया और अपने बेटे को आवाज देने लगी। कोई जवाब न पाकर वो मजीद परेशान हो गई। फिर उसने देखा कि एक कोने में वासिफ सर झुकाए बैठा था। माँ ने बालों से पकड़कर सर उठाया तो उसकी आंखों में गुस्सा था। वासिफ खामोश रहा और अपनी माँ को घूरता रहा। वासिफ की हठधर्मी पर माँ पूरे जोर से चीखी और वासिफ रोने लगा। वासिफ के रोने की आवाज दादा के कान में गई तो वो दौड़ा दौड़ा आया। अरे भाई तू रुला रही है बच्चे को, क्या हुआ बेटा? अम्मी डांट रही है मुझको। अरे भाई क्यों डांट रही हो? हाँ तो जिद कर रहा है ना, आपकी ऐसी लाड प्यार ने तो बिगाड़ा है इसे। अरे भाई बच्चा है, ठीक हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, मोबाइल फोन मांग रहा है, दिला दें। साइकिल भी दिला दें, मैं तो कहती हूँ उसको हवाई जहाज मांगे वो भी दिला दें आप। दिला देंगे भाई, वो भी दिला देंगे बच्चे को मेरे। लो भाई और सुन लो इनकी, हम तो जैसे यतीम है ना, हमारा तो कोई है ही नहीं वाली वारिस। बड़े आए दिला देंगे, जाए यहाँ से। और तुम होमवर्क करो अपना, चलो। बहू का गुस्सा देखकर ससुर खामोशी से बाहर निकल गया। वासिफ ने भी दादा के साथ जाना चाहा तो माँ ने डांट कर उसे रोक दिया। वासिफ खामोशी से गर्दन झुकाकर कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। शौहर के मरने के बाद वासिफ की माँ को शिकायत थी कि उसका ससुर अपने पोते को जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा था। वो लगातार अपने बेटे के कान भरती रही, यहाँ तक कि वासिफ 15 बरस का हो गया। वही पोता जो दादा के साथ चिपका रहता था अब दूर दूर रहने लगा। एक दिन वासिफ ने देखा कि उसकी माँ और मामू सर झुकाए बैठे थे और वासिफ की माँ अपने आंसू साफ कर रही थी। वासिफ ने खामोशी से आकर माँ के कांधों पर सर टिका दिया। माँ ने वासिफ को खींचकर प्यार किया। अरे अम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? कुछ नहीं है, इतना बड़ा हो गया है तो माँ की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करता है? मामू मैंने क्या किया है? एक एक पाई की मोहताज होके रह गई है तेरी माँ। अरे कोई काम धंधा कर, कोई माँ की खिदमत कर, वो इसके पैर के नीचे जन्नत है। मामू मैं दादा के साथ जाता तो हूँ जमींदारी के लिए। और दादा कौन से तेरी माँ को पैसे दे देते हैं? अरे मामू दादा तो सबका ख्याल करते हैं। वो कोई एहसान नहीं करता, वो तुम्हारा हक है। और तुम्हारा बाप भी तो मर गया है, वो जो तुम्हारे दादा की जमीन है ना उसमें तुम्हारे बाप का भी हिस्सा है। मामू तो वो अपना हिस्सा मांगो। बस हो जा भाई, चुप हो जा। ये बेटा मेरा है लेकिन खून उन्हीं का ही है, ये उन्हीं के हक में बात करेगा। छोड़ दे अपना टाइम बर्बाद मत। मैं क्या करूँगा? हटो यहाँ से, कुछ मत करो, चले जाओ, जाओ। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा ना। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। और तुम ये रोना धोना बिल्कुल बंद करो, समझे? वासिफ का मामू खामोशी से उठकर चला गया और वासिफ की माँ मेज पर सर टिकाकर हिचकियों से रोने लगी। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
माँ और मामू ने 15 साला वासिफ की सोच में दादा के खिलाफ जहर भर दिया था और वासिफ भी अपने दादा को एक कंजूस और बुरा आदमी समझने लगा था। शब्बीर ने देखा कि दादा फसलों में ट्रैक्टर चला रहा था और दूर एक दरख्त के नीचे वासिफ खामोशी से सर झुकाए बैठा था। दादा ने पोते को देखा तो ट्रैक्टर लेकर पोते के नजदीक पहुंच गया। वासिफ बेटा कब आया? कैसे बैठा है? खैरियत तो है? मुझे आपसे बात नहीं करनी। वासिफ ने दादा को बुरी तरह झटक दिया। इससे क्यों बात नहीं करनी यार? किस बात पे नाराज है? अम्मा ने कुछ कहा है या मामू ने कुछ कहा है? मुझे आप पर गुस्सा है। गुस्सा? भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया बेटा? अम्मी और मामू कह रहे थे कि आप मुझे जायदाद में से कुछ भी नहीं दोगे। अबे बकते सब, कैसे नहीं दूंगा? वो तो मेरा पोता है, ये सब तेरा ही तो है। ये ट्रैक्टर, ये जमीन, ये जायदाद, घर सब तेरा ही तो है मेरे मरने के बाद। तो कब मरोगे आप? पोते की बात सुनकर दादा उदास हो गया। वो जाने के लिए मुड़ा और फिर पलट कर एक नजर पोते को देखा और बोला, आज मर गया बेटा। वासिफ से कोई जवाब न बन पड़ा और वो सर झुकाकर बैठ गया। शब्बीर ने देखा कि दादा ट्रैक्टर पर दूर निकल गया था और खेत में अंधेरा छा रहा था। दादा दादी की गोद में लाडों से पला पोता अब दादा के सामने सीना तान कर खड़ा होने लगा। मामू और माँ की मुबैना कान भराई से पोता दादा से बिल्कुल बागी हो गया था और जायदाद मांग रहा था। वासिफ का गुस्सा भी बढ़ गया था और बिल्कुल हाथ से निकल गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वासिफ का दादा अपनी तैयार फसलों को देखने के लिए गया तो हैरान रह गया। फसल का एक हिस्सा जमीन पर पड़ा हुआ था। दादा ने हारियों को आवाज दी जो काम कर रहे थे। हशमत, कहाँ मर गए तुम लोग? वो दोनों डरे सहमे वासिफ के दादा के पास आ गए। ये क्या हशर क्या क्या ये बेगर को पड़ा सब? वो मुंह से फूटो। चौधरी साहब, आपका पोता आया था और सब कुछ उसने किया है। हमने मना भी किया था उसको, मगर वो हमें डांट रहा था। वो कहाँ है? वो मैं खुद जाके देखता हूँ। तुम लोगों से कुछ होता ही नहीं है, दिमाग खराब हो गया इसका। देखता उसको कहाँ है ये। वासिफ, वासिफ, ये क्या हरकत की तुमने? करूंगा, मेरे बाप की जमीन है। अब तेरे बाप की जमीन को उजाड़ देगा, बेड़गड़ कर देगा? मुझे क्या? वो तो चाहता क्या है? मुझे अपनी अम्मी को घर बनाकर देना है। मुझे जायदाद बेचकर पैसा दो। क्या कहा? क्या कहा? मैं कह रहा हूँ जमीनें बेचकर पैसा दो। सुनाई नहीं दे रहा दादा? वो मुझे सुनाई भी दे रहा, दिखाई भी दे रहा है। जाके कहना अपने माँ को और मामू को, मेरे जीते जी नहीं हो सकता ऐसे, समझ गए? तेरा बाप होता दोबारा मर जाता। हशमत! वासिफ का दादा इतने गुस्से में था कि वो सर पकड़कर बैठ गया। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। दादा दादा ड्रामाबाजी मत करो। मुझे जायदाद बेच के पैसे दो। मुझे मैं यही करता रहूंगा। मुझे डॉक्टर लेके चलो। शब्बीर ने देखा कि पोता दादा को छोड़कर चला गया और दोनों हारी वासिफ के दादा को उठाने की कोशिश करने लगे। वासिफ की माँ, मामू और खुद वासिफ को भी यकीन हो गया था कि दादा के मरने के बाद ही सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दादा की सेहत ठीक थी और दूर दूर तक उसकी मौत का कोई इम्कान नहीं था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि वासिफ की माँ और उसका भाई कुछ खुसक कर रहे थे कि वासिफ आ गया। अम्मा, अम्मा, मुझे पैसे दे, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। अबे ये क्या तुझे बैठे बैठे सूझ गई? कहाँ से दूं मैं पैसे? क्या मैं कमाती हूँ? और ये कौन से तेरे नए दोस्त आ गए? अम्मा, मेरा ना यहाँ दम घुटता है। दादा को देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है, मुझे गुस्सा आता है। पता नहीं कब मरेगा ये बुढ़ा। अरे तू चाहे ना तो कल ही मर जाएगा। लेकिन मारेगा कौन? ये तो एक नंबर का बुज़दिल है। सुन रहा है ना क्या कह रही है तेरी माँ? और तुझे मैं बताऊं, जब सुबह दादा तेरा खेतों पे काम करने जाए ना तो उसको पीछे से टक्कर मरवा दी। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे लग रहा है यही करना पड़ेगा मुझे। वासिफ ने दादा को खत्म करने का अज़्म कर लिया था। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा
कि दादा अपने नवासे के साथ खेत में आया तो वासिफ ट्रैक्टर चला रहा था। दादा ने हाथ हिलाकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। वासिफ तेजी से ट्रैक्टर चलाता हुआ आया और अपने कजन को साइड मारा। वो एक तरफ गिर पड़ा। दादा चीखता रह गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो ट्रैक्टर का रुख मोड़कर दादा की तरफ बढ़ने लगा। अरे आसिफ, अब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या वासिफ, अबे क्या कर रहा है? उस रोज पोते ने दादा को ट्रैक्टर से कुचलकर कत्ल कर दिया था, जबकि उसका कजन जख्मी हो गया। शब्बीर ने आरिफवाला में पोते के हाथों मुबैना तौर पर दादा के कत्ल के वाक़े पर शदीद दुख का इजहार किया है। जिनकी वजह नाल अब्बा जी बहुत यानी कि परेशान भी रहंदे सी। उस तो बाद वासिफ ने आपदा मामा वासिफ दी वालदा अक्सर ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ फिर भी वो जड़ा ना अपन हरकतों तो बाज नहीं आया। एक दिन जिस दिन अब्बा जी मरहूम नूं ट्रैक्टर के थले दिता वा, उस दिन आ फसल उन्हें अजाड़ी, फिर फसल अजाड़ी जो उदों वो अब्बा जी दे दूसरा उन्होंने पता लग्या घरे अब्बा जी जड़े घरों जल्दी जल्दी तेजी नाल आ रहे सी। उस ते अगे अगे मेरा भांजा वलीद आ रहा सी। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਲੀਦ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਲੀਦ ਵਾਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਲੀਦ ਚੋਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾ ਦਾ ਫਸਲ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਟ ਆਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਡਿਸਕਾਂ ਸਣੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਟਾਇਰ ਡਿਸਕ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਵੱਜੀ। उस तो बाद बाजू ते उनके डिस्क वजी, एक टांग ते डिस्क वजी, जिनकी वजह नाल मौका ते ही जान बाक हो गए। सुबह सुबह 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक बुजुर्ग आदमी को उसके पोते ने ट्रैक्टर के तले रोंद कर कत्ल कर दिया है, और वजह अनाद जो है वो ज़ाहिरी तौर पर ज़मीन जायदाद का तनाज़ा था, वरासत का। इस पे पुलिस फ़ौरन हरकत में आई। हम तमाम जो है मौके पर गए। वहाँ पे जब तहकीक की तो पता चला कि असगर अली जो मकतूल है उसको उसके पोते वासिफ ने ट्रैक्टर के नीचे रोंद दिया है, जिसके पीछे वजह अनाद ये थी कि उसके वालिद की वफ़ात हो चुकी थी और दादा जो है उसको ज़मीन जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा था, जिसके रंज में आकर उसने ये एक इंतहाई कदम उठाया। पुलिस ने ना सिर्फ उसको 2 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया, बल्कि तफ्तीश को मौसर अंदाज से करते हुए हम इंश्योर करेंगे कि इसको करार वाकई सजा दिलवाई जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB, लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।